ये क्वेश्चन CSIR नेट का है। ये क्वेश्चन CSIR नेट जो दिसंबर 2025 में हुआ है, उसका पार्ट ए का क्वेश्चन है, या आप बोल सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ना। क्या दिया है क्वेश्चन में? 2 आइडेंटिकल मेटल बार्स आर हीटेड to different temperature and allowed to cool in the same surrounding. Which one of the following figure correctly show their cooling curves? Okay. अब देखिए, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। y एक्सिस आपका टेम्परेचर बताता है, x एक्सिस आपका टाइम बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, दो मेटल है, दोनों एक जैसी हैं, उनको क्या किया गया, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया गया, है ना। जब उनका कूलिंग पॉइंट रुक जाएगा, है ना, जब वो ठंडी होने लगेंगे, उनका कूलिंग पॉइंट होगा, यानी कि वो तो टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होगा ना। ऐसा तो नहीं कि सेम मेटल एक अलग टेम्परेचर पर जाकर ठंडी होगी, एक अलग टेम्परेचर पर जाकर ठंडी होगी, ऐसा तो नहीं। तो जहां पर उन दोनों की कूलिंग रुक जाएगी वो पॉइंट सेम होगा। तो वैसा किस में बनाया गया है? सी, ग्राफ सी में ही बनाया गया है। बाकी में क्या है, यहाँ पर जो कूलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, यहाँ पर भी अलग अलग है और यहाँ पर भी अलग अलग है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। इन ए कम्युनिटी सम आर्टिस्ट आर टीचर्स, है ना, कुछ आर्टिस्ट टीचर है। ये मैंने आर्टिस्ट का एक गोला बना लिया और इसमें से कुछ आर्टिस्ट क्या है, वो टीचर है, कुछ आर्टिस्ट टीचर है, ठीक है। अब क्या बोलता है, सम आर्टिस्ट आर टीचर, नो टीचर इज ए पेंटर, कोई भी टीचर पेंटर नहीं है। तो पेंटर मैंने ऐसे बना लिया कि ये पेंटर लोग, ये क्या है, पेंटर लोग। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी हो सकता था, ये आर्टिस्ट वाला, ये टीचर वाला और पेंटर वाला बिल्कुल अलग से, ऐसे ही मैं बना सकता था, है ना। अब बोलता है ऑल पेंटर्स आर आर्टिस्ट, सारे के सारे पेंटर क्या है, आर्टिस्ट है। अगर सारे के सारे पेंटर आर्टिस्ट हैं तो यहां से क्या पता चला कि ये पेंटर वाला फिर ऐसे नहीं आएगा। तो पेंटर कहां पर आएगा, पेंटर आएगा इसके अंदर, यानी कि सारे के सारे पेंटर क्या है, आर्टिस्ट है, तो पेंटर आर्टिस्ट के अंदर आएगा। अब बोलता है ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल, सारे के सारे टीचर क्या है, प्रोफेशनल। तो सारे के सारे टीचर प्रोफेशनल मैंने ऐसे बना दिया, है ना, ठीक है। अब बोलता है देन इट कैन बी द डेफिनेटली asserted that no painter is a professional, कोई भी पेंटर प्रोफेशनल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो प्रोफेशनल वाला गोला था मैं इसको ऐसे ही बना सकता था, जैसे आर्टिस्ट, ये आपका पेंटर और ये आपका टीचर, और प्रोफेशनल वाला मैं ऐसे बना दूं, है ना, ऐसे बन सकता था। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब बोलता ऑल आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल, सारे के सारे आर्टिस्ट प्रोफेशनल है। अगर मैं इसको ले लूं तो सारे आर्टिस्ट तो प्रोफेशनल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब बोलता नो प्रोफेशनल आर टीचर, कि कोई भी प्रोफेशनल टीचर नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि टीचर तो क्या है, प्रोफेशनल के अंदर ही आता है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। अब क्या बोलता है, सम आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट टीचर भी हैं और कुछ आर्टिस्ट प्रोफेशनल भी हैं, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है। ओके। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स, है ना, विच आर डिविजिबल बाय 5। ओके, कोई भी 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो क्या हो, 5 से डिवाइड होता हो, है ना। तो मैंने 5 बॉक्स बना लिए ऐसे। अब कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता होगा और उसके डिजिट इन्हीं में से लेने हैं, तो उसके लास्ट में अपने को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है, उसके लास्ट में या तो 0 होता है 5 होता है। अब ये नंबर कितने हैं अपने, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 नंबर। एक नंबर मैंने फिक्स कर दिया, है ना। तो अभी मेरे पास कितने नंबर बचे, 6 नंबर। तो यहाँ पर रखने के लिए मेरे पास 6 चॉइस है, यहाँ पर रखने के लिए 5 चॉइस है, यहाँ पर रखने के लिए 4 चॉइस है और यहाँ पर रखने के लिए 3 चॉइस है। टोटल चॉइस कितना हो गया, इन सबको क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 60 इंटू 6 कितना हो गया, 360 हो गया। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 360 होगा। ओके ओके। ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने मेरे किसी एक दोस्त से लिया है, तो उसके क्वेश्चन पेपर में मैं देखा कुछ क्वेश्चन हिंदी में थे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में। तो ये वाला क्वेश्चन हिंदी में था, आपके पेपर में जिस भी लैंग्वेज में आया हो आप उसी तरह से ट्राई कर लेना, है ना। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। एक कक्षा में 40% और 20% विद्यार्थी क्रमशः गणित और भौतिकी विज्ञान में परीक्षा उत्तीर्ण थे, है ना, और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, है ना। तो ऐसा था कि ये गणित वाला बॉक्स है ना, और ये आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स वाला बॉक्स है, ठीक है। और ये मैंने एक बना दिया इनका यूनिवर्सल सेट,
ठीक है, यूनिवर्सल सेट मेरे से थोड़ा गड़बड़ बन गया, तो इस टाइप से मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इस टाइप से। ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। अब बोलता है गणित में पास होने वाले कितने परसेंट, 40% बच्चे हैं। फिजिक्स में पास होने वाले 20% बच्चे हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। तो यानी कि 10% इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। गणित में पास होने वाले 40 हैं तो 10 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कितने बचे 30%, और यहाँ पर कितने बच गए अपने 10%, क्योंकि फिजिक्स में टोटल 20 है। अपने को क्या बतानी है, भौतिकी विज्ञान में पास होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्या दिया, गणित की परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण की जा सकती, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि स्टूडेंट गणित में तो पास हो चुका है, यानी कि मैथ में पास हो चुका है, अब उसकी फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। ये वाला जो पी है ये प्रोबेबिलिटी के लिए लिखा मैंने। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसे लिखते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। तो P इंटरसेक्शन जी आपका क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन जी में कितनी चीजें, 10 चीजें, तो 10/100 है ना, और डिवाइड में गणित में पास होने वाले कितने 40, तो 40/100, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, 100 से 100 कैंसिल, तो 10/40 आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 1/4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सम बट नॉट ऑल फेसेस ऑफ 6 फेसेड क्यूबिकल पेयर डाइस आर पेंटेड रेड, है ना, एंड द रिमेनिंग आर ग्रीन, यानी कि एक डाइस है, उसके कुछ फेस के ऊपर रेड कलर है और कुछ फेस के ऊपर ग्रीन कलर है, बट ये नहीं पता कि कितने फेस के ऊपर रेड है और कितने फेस के ऊपर ग्रीन है। ओके, अब ये बोलता है एंड द डाई इज थ्रोन अंटिल रेड फेस कम अप ऑन टॉप 4 टाइम्स। ये बोलता है कि डाई को तब तक थ्रो किया गया है जब तक 4 बार रेड फेस ना आ जाए। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ कलर्स लिस्टेड लेफ्ट टू राइट एज दे अपीयर ऑन द टॉप, है ना, कि उनका एक सीक्वेंस बनाकर अपने को दिया गया, एक सीक्वेंस ये दिया गया, दूसरा सीक्वेंस ये दिया गया, है ना। अब देखिए दो ही कलर है, एक रेड कलर है एक ग्रीन कलर है। रेड कलर की भी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कितनी आ जाएगी 1/2, और इसकी भी 1/2, क्योंकि अपने पास दो ही कलर हैं, दो में से कोई एक ही आएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल सकते हैं सर ये तो नहीं पता कि कितने फेस के ऊपर रेड है और कितने फेस के ऊपर ग्रीन है, वो भी डिपेंड करेगा। वो करेगा, बात ठीक है आपकी, बट अपने को ये सीक्वेंस बनाकर पहले से दे रखी है, ये सीक्वेंस बनाकर पहले से दे रखी है, और अपने पास दो ही ऑप्शन है कलर के लिए, एक रेड और ग्रीन, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी 1/2 लिखा है। ओके, अब ग्रीन की भी प्रोबेबिलिटी, रेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो यहां पर जो ये जो सीक्वेंस दिया है इसका पूरा प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1/2 की पावर 5 आ जाएगा, यानी 1/2 की पावर 5, है ना। और इसका कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये कितनी चीजें 2 2 4 2 6, यानी 1/2 की पावर 6। अब 1/2 की पावर 5 क्या है, बड़ा नंबर है, 1/2 की पावर 6 से, यानी कि ए वाले सीक्वेंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो अपना फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन, इन एन एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 3 डिफिकल्टी लेवल हार्ड मीडियम एंड इजी फैच रिस्पेक्टिवली 7 3 एंड 2 मार्क्स। 3 टाइप के क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन गलत है तो 0 मार्क्स है। 3 स्टूडेंट्स गोट 30 मार्क्स ईच, हर बच्चे को 30 मार्क्स मिले in 3 different ways, है ना, through the total number of questions correctly answered by each student was the same। अब बोलता है 3 बच्चों को 30-30 मार्क्स मिले। दूसरी बात क्या थी कि तीनों ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए, है ना, यानी कि 7 मार्क्स के x क्वेश्चन सोल्व किए, y 3 मार्क्स वाले y क्वेश्चन सोल्व किए, z मार्क्स को 2 मार्क्स वाले z क्वेश्चन सोल्व किए। 7 मार्क्स वाले x क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले y क्वेश्चन, z मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले z क्वेश्चन, टोटल मार्क्स उसको 30 मिले, है ना। और क्या बोलता है कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सम किया जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने की, तो तीनों ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए, है ना, बट मार्क्स तीनों को 30 ही मिले। अब ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आपसे पूछा गया है ना। अब हम ऐसा करते हैं, x y z को हमें कुछ ऐसा रखना है कि x y z की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है ताकि
ये इस इक्वेशन में पुट करें तो वो सेटिस्फाई कर जाए, है ना। अगर मैं x की वैल्यू को 0 ले लूँ, y की वैल्यू को 0 ले लूँ, तो फिर 30 मार्क्स लाने के लिए दो वाले मेरे को 15 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को 0 ले लूँ, क्या मैं y की वैल्यू को 1 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। अगर मैंने y की वैल्यू 3 ले ली और 30 - 3 किया तो 27 बचा, तो दो वाले कितने भी क्वेश्चन करके 27 मार्क्स हम नहीं ला सकते, है ना। या तो 26 ला सकते हैं, 28 ला सकते हैं, तो इसलिए y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, तो y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। y की वैल्यू 2 ले ली तो 30 - 6 कितना हो गया? 24 मार्क्स लाने के लिए दो वाले 12 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहाँ से उसने कितने क्वेश्चन सोल्व किए? 15 क्वेश्चन सोल्व हुए उससे। यहाँ से देखा जाए तो 13 क्वेश्चन सोल्व हुए, बट मार्क्स 30 ही आए, है ना। तो इसी टाइप से अपने को वैल्यू पुट करके देखना है। फिर मैं यहाँ पर वैल्यू 0 ले लूँ, रेड कलर 0 वैल्यू ले लूँ, ये 4, क्योंकि 3 तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर कितना आएगा फिर अपना? ये 9 आएगा। यहाँ से भी कितने क्वेश्चन सोल्व हुए अपने? 0, 4, 9 से अपने 13 क्वेश्चन सोल्व हो गए। ये मैंने गलत लिख दिया, ये अपना 14 बन जाएगा, 14, ओके। अब और क्या क्या ले सकते हैं? इसकी वैल्यू 0 ले लें, ये 6 ले लें, तो यहाँ पर अपने कितनी वैल्यू आएगी फिर? 6 3 18, है ना, यानी कि 12 मार्क्स लाने के लिए अपने को 6 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 12 आया। इसको 0 ले लें, इसको 8 ले लें, यहाँ पर फिर कितना करना पड़ेगा? ये अपना 3 आएगा, तो यहाँ से अपने 11 क्वेश्चन सोल्व हुए। फिर अगर इसको 0 ले लें, इसको 10 ले लें, तो यहाँ पर अपना 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन सोल्व हुए अपने, है ना। अब x y z की वैल्यू फिर से लेते हैं, x y z। अगर मैं x की वैल्यू को 1 ले लूँ, y की वैल्यू को भी 1 ले लूँ, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? z की वैल्यू फिर मेरा 10 आ जाएगी, है ना। यहाँ से अपने कितने क्वेश्चन सोल्व हुए? 12। y की वैल्यू को मैं 0 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 7 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन सोल्व किया, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, और 30 - 7 कितना हो गया? 23, तो 23 मार्क्स नहीं ला सकते दो वाले क्वेश्चन सोल्व करके, ओके। तो अब x की वैल्यू 1 ले, तो इसकी वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 तो ले नहीं सकते। फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, तो यहाँ से अपने 11 क्वेश्चन सोल्व हुए। अब x की वैल्यू अगर 1 ले लें, इसको 5 ले लें, तो इसको कितना लेना पड़ेगा? फिर ये अपने को लेना पड़ेगा 7 + 15, 5 3 15 और 7 22, यानी कि 8 मार्क्स लाने के लिए 4 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, यानी कि 10 मार्क्स आ गए। अब और क्या वैल्यू ले सकते हैं? x की वैल्यू को अगर मैं 1 ले लूँ, x की वैल्यू को 1 ले लें, और फिर ये 6, ये हम नहीं ले सकते ना, तो अब ये वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। इसको 2 ले लें, इसको 0 ले लें, यानी कि 7 वाले 2 क्वेश्चन सोल्व किए, 14 हो गया। 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। अब 16 मार्क्स लाने के लिए अपने को 8 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन। अब ये हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, इसके भी 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, तो इसके मेरे को 5 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया? 9। यानी कि अब आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते जाएंगे? कम ही होते जाएंगे, है ना। तो कौन सा नंबर है जो 3 बार रिपीट कर गया है? यहां से देखें तो एक नंबर तो ये है, 10 यहां भी आया है, 10 यहां भी आया है, और 10 यहां भी आया है, यानी कि अकेला 10 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 बार आया, बाकी कोई नंबर नहीं आया। तो यानी कि k की वैल्यू हमारी क्या होगी? 10 होगी। एक तो तरीका ये हो सकता है 30 मार्क्स लाने का, एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, और इन तरीकों के साथ एक कंडीशन और भी है कि इन तरीके से तीनों बच्चों ने 10-10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और तीनों को 30 मार्क्स ही मिले हैं, तो यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर आ जाएगा, ओके। बोलता 5 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए कॉलेज, नॉट ऑल इन द सेम ईयर, सबके सब सेम साल में पास नहीं हुए। आफ्टर ईच had studied for 4 years. The batchmate of Jiten and Anwar were between रमेश एंड प्रकाश, है ना। एक जितेन है और एक अनवर है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पता कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। हम यहाँ पर अनवर को ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर जितेन को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जितेन एंड अनवर वर बिटवीन रमेश एंड प्रकाश, ये दोनों रमेश और प्रकाश के बीच में। अब अपने को ये नहीं पता कि प्रकाश इन दोनों से सीनियर है या फिर रमेश इन दोनों से सीनियर है। अब क्या बोलते हैं? बट सीनियर टू सैम व्हाइल रमेश हैड लेफ्ट द कॉलेज बिफोर जतीन लुक। अब ये बोलता है रमेश ने क्या कर दिया? कॉलेज पहले ही छोड़ दिया था जितेन के एडमिशन लेने से, है ना, जितेन के एडमिशन लेने से, यानी कि रमेश यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी देखें तो रमेश यहाँ आएगा। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि इसने बोला कि जितेन और अनवर किसके बीच में, रमेश और प्रकाश के बीच में। तो प्रकाश यहाँ नीचे होगा, प्रकाश यहाँ आएगा, और इस केस में भी प्रकाश नीचे ही आएगा, है ना, इस केस में भी प्रकाश नीचे ही आएगा। अब क्या बोलते हैं, ये दोनों रमेश और प्रकाश के बीच में है, बट सैम से क्या है, सीनियर है, सैम से सीनियर है। तो सैम कहां पर हो सकता है, या तो यहां पर होगा सैम, या फिर सैम यहां पर होगा। तो सैम, और यहां पर भी सैम, या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, है ना, सैम। ओके, अब बोलता था but senior to Sam, while Ramesh had left the college before Jatin looked admission, then it's certain that अनवर was the more senior। बोलता अनवर सबसे सीनियर, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अनवर तो रमेश और प्रकाश के बीच में है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोलता रमेश was the most senior, हाँ ये बिल्कुल सही है कि रमेश तीनों सब में सीनियर है। अब बोलता सैम was the most junior, सैम सबसे जूनियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर सैम यहाँ पर आ गया तो सबसे जूनियर नहीं रहेगा, है ना, यानी कि ये गलत ऑप्शन है। अब बोलता प्रकाश वाज द मोस्ट जूनियर, प्रकाश सबसे जूनियर नहीं हो सकता, अगर सैम यहाँ पर आ गया तो प्रकाश फिर सबसे जूनियर नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा, सेकंड हमारा राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन मेरे पास मैंने जिस दोस्त से लिया है पेपर, उसमें हिंदी में ही लिखा था, मुझे नहीं पता आपके पेपर में इंग्लिश में था हिंदी में था, हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन हिंदी में अटेम्प्ट किया हो, इसलिए क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में आया है ना। ओके, एक महिला ने कुल 378 के कुछ सेब और केले खरीदे हैं, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक सेब का मूल्य 25 रुपए था और प्रत्येक केले का मूल्य 6 रुपए था, है ना। अब सेब का मूल्य 25 था, हमें ये नहीं पता कि कितनी सेब खरीदी, हम मान लेते हैं उसने x सेब खरीदे हैं और 6 केले खरीदे हैं, नहीं मतलब y केले खरीदे, एक केले का मूल्य 6 रुपए, और उसने x एप्पल खरीदे, सेब खरीदे, और दोनों को मिला के उसने 378 रुपए दिए। अब इसके ये बोलता है कि वो कितने प्रकार से सेब और केलों की संख्या का चयन कर सकती है ना। अब एक केस ये है कि इसको पहले तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसको मैं अगर ऐसा लिखूं, y इक्वल में 378 माइनस 25x अपॉन में 6, है ना। अब y और x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही तो आएंगे, या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना। तो हमें x ऐसा पुट करना है कि ये जो ऊपर वाला जो भी नंबर आए उसको 6 क्या कर दें, डिवाइड कर दें, है ना, ठीक है। अब 6 कौन से नंबर को डिवाइड करता है, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होते हैं, जो नंबर 3 से भी डिवाइड होते हैं। अब 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर हो गए, जिस नंबर के लास्ट में क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, जिस नंबर के लास्ट में क्या आएगा, इवन नंबर, यानी कि 0 2 6 4 6 8 इस टाइप का कुछ होगा ना। तो अगर मैं x की वैल्यू को, अगर x की वैल्यू को 0 ले लूं तो 378 को 6 डिवाइड कर देगा, यानी कि x और y की वैल्यू का मेरे को चयन करना। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी मेरे को, है ना। तो y की वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगी, अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो 378 को 6 से डिवाइड कर दो तो 6 6 36 और 6 3 18, 63 आ जाएगी। क्या मैं x की वैल्यू 1 ले सकता हूं, मैं x की वैल्यू 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 8 - 5 करूंगा 3 आ जाएगा, तो ऊपर नंबर 373 बचेगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो x की वैल्यू मैं 1 नहीं ले सकता। या ऐसे कहूं कि x की वैल्यू को ओड नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि 378 में से अगर हम ओड नंबर माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो भी क्या होगा, ओड नंबर बचेगा, और ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, अगर 2 से डिवाइड नहीं हुए तो 6 से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो और x की वैल्यू को मैं क्या ले सकता हूँ, x की वैल्यू को मैं 6 ले लूं तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। इसी टाइप से x की वैल्यू को मैं 12 ले लूं तो y की वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो 13 आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये 3 केस बन जाएंगे, जिससे क्या है कि 378 के आप एप्पल और बनाना खरीद सकते हैं, है ना। यानी कि आपका 3 इज द राइट आंसर। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो देखते ही टिक करने वाला था। इसमें क्या है कि किसी कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट इन ए कंट्री है फॉलोइंग बिलो। किसी का अगर फर्टिलिटी रेट गिर गया किसी कंट्री का, तो उससे पॉपुलेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, बोलता है द पीरियोडिक इवेंट रिपीट एवरी 24 सेकंड, 54 सेकंड, 56 सेकंड।
यानी कि 3 इवेंट हैं, एक 24 सेकंड के बाद रिपीट करता है, एक 54 सेकंड के बाद, एक 56 सेकंड के बाद। अगर वो तीनों एक साथ कोइंसाइड किए थे इस टाइम पर, तो बोलता है दोबारा कब वो कोइंसाइड करेंगे, है ना। यानी कि आपको दोबारा कब कोइंसाइड करेंगे, वो इन तीनों का एलसीएम ले लो, 24, 54 और 56 का एलसीएम ले लो। एलसीएम आई होप सबको लेना आता ही होगा। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे ना, वो आपको मिलेगा ये, है ना, ये इन तीनों का एलसीएम आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका एलसीएम आया। अब ये आपका एलसीएम आया है, ये क्या आया है, इतने सेकंड के बाद, इतने सेकंड के बाद वो दोबारा क्या करेंगे, मिलेंगे। अब इतने सेकंड में कितने मिनट होंगे, इसको 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड करोगे ना तो 6 2 120 और ये आपका कितना आ जाएगा 1 और ये 3 और ये 2। अब 6 5 30 यानी कि 300, तो आपका 12 रिमाइंडर बच गया। यानी कि 1512 सेकंड जो है वो किसके बराबर होगा, 25 मिनट और 12 सेकंड के बराबर होगा, है ना। इस टाइम पर वो मिली थी, पहले कोइंसाइड की थी, इसके बाद कब कोइंसाइड करेंगे, 10:20 में 25 मिनट को ऐड कर दिया तो 45 मिनट और कितने सेकंड, 12 सेकंड पर वो दोबारा से कोइंसाइड करेंगे। ये ऑप्शन अपना थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलता जियोमेट्रिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 25। If each observation is multiplied by 4, what will be the new geometric mean? Geometric mean होता क्या, जैसे मेरे पास A1, A2 ये 100 ऑब्जर्वेशन है, इनका जियोमेट्रिक मीन निकालने का मतलब इसकी पावर 1/100 है ना। अब हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि A1, A2, AN 100 सबको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी बार 4 लिखा, 4 की बार 100 आ गया यहाँ पर। A1, A2, A100 इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/100, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 100 की पावर 1/100, 100 की पावर 1/100 और यहाँ पर कौन आ जाएगा A1, A2, A100 की पावर 1/100, है ना, ऐसा। अब ये वाली वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये वाली वैल्यू 25 दे रखी। ये कब है जियोमेट्रिक मीन, जब हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि न्यू जियोमेट्रिक मीन है, न्यू जियोमेट्रिक मीन है ये अपना, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 4 और ये आपको 25 दिया है तो 4 × 25 यानी कि 100 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। बोलता द फॉलोइंग प्लॉट शो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y अलोंग विद द पाथ इज द टेम्परेचर चेंज मिनिमम। बोलता किस पाथ के अलोंग टेम्परेचर सबसे कम चेंज होगा। अब x = y का ग्राफ आपको पता है, x = अगर ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x = y का ग्राफ ऐसे होता है। तो x = y का ग्राफ जब आप इसमें बनाओगे ऐसे, तो इसमें तो टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे होता गया, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो चेंज हो रहा है टेम्परेचर, तो ये तो अपना क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। अब बोलता है y/x² = कांस्टेंट, यानी कि kx²। ये किसका ग्राफ हो गया, ये पैराबोला का ग्राफ हो गया। पैराबोला ग्राफ ऐसे होता है, यानी कि ग्राफ अगर ऐसे जाएगा तो इसमें भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया अपना गलत आंसर हो गया। अब y² + x² इक्वल में कांस्टेंट, x² + y² इक्वल में अगर कोई कांस्टेंट है, ये किसका ग्राफ होता है, ये सर्कल का ग्राफ होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, यानी कि ऐसा ग्राफ होता है इसका, है ना। तो अब अगर इसके ग्राफ को देखा जाए इसके अंदर, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इसमें तो क्या है, यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, सेम ही रहेगा दोनों पूरे ग्राफ के ऊपर, है ना। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर सबसे कम चेंज होगा। तो थर्ड इज द आवर राइट आंसर। ओके ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, समतल ऊर्ध्वाधर दर्पण, है ना। इस ये बोलते हैं प्लेन मिरर को ना, प्लेन वर्टिकल मिरर, प्लेन वर्टिकल मिरर। बोलता प्लेन वर्टिकल मिरर में एक 6 फीट का लंबा व्यक्ति अपनी पूरी छवि देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी यूज करेगा ना, क्योंकि जो भी मिरर है उसकी जो ऊंचाई है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए जिसमें 6 फीट का आदमी कंप्लीट अपना फेस उसमें, अपना पूरा बॉडी उसमें देख सके ना, इस टाइप से। अगर आपको ये थोड़ा सा फिजिक्स याद हो तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि जितनी भी आदमी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसके लिए
प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका जस्ट आधा होनी चाहिए। और ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कभी नहीं करता है कि वो आदमी कितनी दूर खड़ा है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला ये होता है कि मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, minimum height of the mirror required to see the entire body, of a person is half of the person's height, यानी कि आदमी की हाइट का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए मिरर का हाइट, है ना। यानी कि 6 फीट का आदमी है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 3 फीट। तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 फीट। और ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन देख के ऐसा आ सकता है कि अगर आदमी पास में खड़ा होगा तो दिखाई नहीं देगा, दूर खड़ा होगा तो दिखाई देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ai-1 प्लस ai, ये एक रिलेशन दिया है, इसकी वैल्यू पूछी है और ये 2 वैल्यू दे रखी है। ओके, तो यहां से अगर मैं ai+1 की वैल्यू निकालूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2025 माइनस ai माइनस 1, ठीक है। ओके, और ai+2 लिखूं तो ये 2025 और इसमें से एक कम ai आ जाएगा, ai+1 आ जाएगा, है ना, और माइनस का ai, ऐसा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू फिर से पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि ऊपर इसकी वैल्यू अपने को पता है, माइनस 2025 माइनस ai माइनस 1 और माइनस का ai, है ना, ऐसा कुछ आ गया। ये 2025 से 2025 कैंसिल, ये वाला ai प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल, तो ai+2 अपना किसके बराबर आ गया, ये अपना बराबर आ गया ai-1 की, है ना। ये अपने को एक रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन में वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर i की वैल्यू 1 पुट कर दें, फिर यहाँ 1 पुट करने में दिक्कत होगी, 1 नहीं तो 2 पुट करते हैं। तो i की वैल्यू 2 पुट किया तो 4 हो गया, और यहाँ पर i की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 - 1 1, यानी कि a4 a1 के बराबर। i की वैल्यू को अगर 3 पुट कर दें तो ये 5 हो गया, और ये 3 - 1 2, तो a5 a2 के बराबर। अब i की वैल्यू को अगर मैं क्या पुट कर दूं, 4 पुट कर दूं तो ये 6, और ये मेरा 3 हो गया, है ना, ठीक है। अब वापिस से अगर i की वैल्यू को 7, यानी कि i की वैल्यू किसी को मैं 5 रख दूं तो 7 हो गया, और 5 - 1 ये 4 हो गया, यानी कि ये फिर से a1 के बराबर। तो ऐसा कुछ है, ये जो सीक्वेंस अपना चलेगा ये वाला, ये सीक्वेंस कुछ इस टाइप का होगा, a1 a2 a3, और फिर से चीजें रिपीट होंगी, a1 a2 a3, इस टाइप से चीजें चलेंगी, है ना, ठीक है। फिर से वही a1 a2 a3 यही चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा ये। तो अपने को देखना ये a106 किसके बराबर आएगा। अब 106 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 3 से मेरे को पता चल जाएगा कि कितने ये पूरे हो गए हैं, और उसके बाद a106 किस पर आया। तो 3 3 जा 9 16 3 5 जा 15, है ना, तो 1, यानी कि इससे पता चलता है ये जो 3 3 के टपल्स हैं ये पूरे हो जाएंगे, और इसके बाद यानी कि जो आपका a105 a104 और a103 आएगा, ये तो a1 के बराबर होगा, ये आपका a2 के बराबर, और ये आपका a3 के बराबर होगा, ऐसे होंगे ना। और इसके बाद जो a106 आएगा वो आपका फिर से किसके बराबर आएगा, a1 के बराबर आएगा, a1 के बराबर आएगा। अब a1 की वैल्यू तो नहीं पता, बट a1 अपना किसके बराबर है, a1 अपना a4 के बराबर है, फिर ये किसके बराबर है, a7 के बराबर है। इस टाइप से चलते 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 ये जो अपना a106 है सबके सब आपस में क्या है, बराबर है। और a7 की वैल्यू अपने को बता रखी कितनी है, -5 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, यानी कि a106 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो 3rd इज अवर राइट आंसर।
इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता तमिलनाडु का रिलेशन किससे है, जैसे पुणे का रिलेशन महाराष्ट्र से है, सूरत का रिलेशन गुजरात से। तो पुणे महाराष्ट्र का कैपिटल नहीं है, बस एक सिटी है ना। ऐसे सूरत गुजरात का कैपिटल नहीं है, बस एक सिटी। महाराष्ट्र का कैपिटल तो मुंबई है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। तो इसी टाइप से बताना कि तमिलनाडु का रिलेशन किससे है ना। तो तिरुपति देखा जाए तो तिरुपति तो तमिलनाडु में आता ही नहीं है, ये तो आंध्र प्रदेश में आता है, ये तो आंध्रा में आता है ना। मैसूर भी तमिलनाडु में नहीं आता है, तो कर्नाटका में आता है, ये तो कर्नाटका में आता है ना। चेन्नई अपना क्या बोलते हैं, तमिलनाडु का कैपिटल है, ये कैपिटल हो गया तमिलनाडु का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर बचा कौन, कोयम्बटूर एक सिटी है जो तमिलनाडु के अंदर आता है, बट उसका कैपिटल नहीं है। तो अपना फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, an alloy is found by mixing iron and nickel in the ratio 3:4. Okay, while alloy B is found by mixing Fe and Ni in the ratio 9:5. Okay, अपने पास दो कंपाउंड है, एक और एक बी। इसके अंदर भी आयरन है और निकल है, इसमें भी आयरन है और निकल है। मैं क्या करता हूँ, ये जो रेशियो 3:4 दिया है, मैं एक एक क्वांटिटी लेता हूँ। तो यानी कि अगर मैंने एक एक क्वांटिटी लिया तो इसमें आयरन कितना होगा कि टोटल हो गया 3 + 4, और टोटल अगर 7 है तो उसमें से 3 क्या है, आयरन है। इसी टाइप से अगर टोटल 7 है तो उसमें से निकल कितना है, 4। इसी टाइप से इसमें करता हूँ, अगर टोटल 9 + 5 14 है तो उसमें से आयरन कितना है, 9 है, तो आयरन का रेशियो 9 ऐसा हो गया 14 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा। ओके, अब अपने पास जो तीसरा कंपाउंड है उसमें एक तो आयरन है और एक क्या है, निकल है। अब आयरन कितना, 3/7 और ये 9/14, तो दोनों का सम कर लेते हैं। 3/7 + 9/14 ये कितना हो गया, ये अपना हो जाएगा 7 to the 14, 3 to the 6 और 9 15/14 है ना। ऐसे ही निकल कितना हो जाएगा, निकल अपना यहाँ पर 4/7 और 5/14, 4/7 + 5/14 है ना। तो यानी कि 4 to the 8 और 5 13/14 है ना। तो इन दोनों से क्या पता चला कि जो कंपाउंड सी है उसमें आयरन और निकल का रेशियो कितना है, उसमें आयरन और निकल का रेशियो कितना आ जाएगा, आयरन और निकल का रेशियो आ जाएगा 15:13 है ना। यानी कि अपना 3 इज द राइट आंसर। ओके।